हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का जेईई मेंस के अप्रैल अटेम्प्ट के 6 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट के फिजिक्स के मेमोरी बेस्ड पेपर के एनालिसिस के अंदर। अगर हम इस पेपर को ध्यान से देखते हैं तो हम यहाँ पाते हैं कि वैसे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड थे और जो इसका कंसेप्ट थे वो बहुत ही सिंपल थे, और जो अभी तक का जो ट्रेंड चल रहा है उसको इन्होंने ज़्यादा ब्रेक नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे एक दो बातें यहाँ पे देखी गई हैं, वो ये है कि कुछ क्वेश्चंस के अंदर कैलकुलेशंस थोड़ी सी हाई थी, और इस वजह से हो सकता है कि अगर आप बिना जज किए क्वेश्चंस को लाइन से करते चले जा रहे हैं तो आप बीच में कुछ क्वेश्चंस के अंदर कुछ ज़्यादा आपको टाइम लग जाए और उसकी वजह से आप टाइम को अच्छे से स्प्लिट ना कर पाएँ। आइए देखते हैं कि सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस क्या क्या आए हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की, तो जिसके अंदर कैपेसिटर्स या करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन आए हैं जो कि ज़्यादातर बेसिकली अलग अलग सर्किट्स आपको दे रखे थे, और उन सर्किट्स के अंदर आपसे पूछा गया था कि अलग अलग ब्रांचेस में करंट क्या होंगे या फिर किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में कुछ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर टोटल हीट लॉस कितना होगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए इस बार मैकेनिक्स में यूजुअली 6 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार 7 सवाल पूछे गए हैं। और मैकेनिक्स के अंदर ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी तरीके के थे कि कभी ब्लॉक दे दिया, ब्लॉक यहाँ पे फ्रिक्शन को यूज़ कर लिया, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के सवाल जहाँ पे आपको अच्छे से एफबीडी बना के सॉल्व करना होता है। काफ़ी सारे सवाल हमने प्रैक्टिस किए हुए हैं, और साथ ही साथ एनर्जी के ऊपर बेस्ड कई सारे क्वेश्चन आए, और एसएचएम के ऊपर भी यहाँ पर सवाल आपको देखने को मिला। मॉडर्न फिजिक्स में 2 सवाल आए, दोनों ही सवाल एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर, लाइमन बामर सीरीज के ऊपर ही पूछे गए थे। और इनफैक्ट दोनों की ही केस में यही हुआ कि बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन के बीच में क्या क्या में जो फोटोन निकलता है उसके मोमेंटम की या तो बात की गई थी या फिर उसकी वेवलेंथ की बात की गई थी। ये 2 अलग अलग सवाल थे। मैग्नेटिज्म ईएमआई एसी के ऊपर भी 3 क्वेश्चन पूछे गए, और वो क्वेश्चन काफ़ी हद तक इजी ही थे। सिंपल पावर फैक्टर पूछा गया या फिर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करवाई गई। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के ऊपर एक क्वेश्चन आया जो कि था कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन के ऊपर। तो यहाँ पे लेंस फार्मूला या अगर आप सिर्फ मिरर फार्मूला या लेंस फार्मूला पढ़ के गए थे या लेंस मेकर्स फार्मूला भी पढ़ के गए थे तो भी वहाँ पे काम नहीं आएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन आया था वो आया था कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन के ऊपर। ठीक है, फिर इसके बाद हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें एक में बल्क मॉडल्स के बारे में बात की गई थी, और बाकी जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही रेगुलर लेवल पर ही थे। वेव ऑप्टिक्स में अगर हम देखते हैं, वेव और वेव ऑप्टिक्स मिला के यहाँ पे 4 सवाल पूछे गए थे, जिसके अंदर जो क्वेश्चंस थे वो ज़्यादातर क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स के ऊपर आए। वाईडीएससी के ऊपर 2 सवाल तो अलग से ही आए थे, और उसी तरीके के जो मतलब पार्ट डिफरेंस अगर आपको दे रखा है और इंटेंसिटीज़ का रेशियो पूछा है, इस तरीके के सवाल यहाँ पे पूछे गए थे। सेमीकंडक्टर्स के ऊपर एक सवाल आया जो कि हर बार आता ही है, और एक क्वेश्चन आया एरर्स के अंदर जिसमें अच्छी खासी कैलकुलेशन थी। ठीक है, तो ये तो था बेसिक जो स्ट्रक्चर था इस पेपर का, आज के पेपर का। साथ ही साथ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्लास 12th का हम ये देखते हैं कि जो परसेंटेज है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है। क्लास 11th का जो परसेंटेज है वो 37% था अप्रॉक्सीमेटली, और क्लास 12th का 63% था। तो ज़्यादातर चीज़ें क्लास 12 से पूछी गई, लेकिन इसका मतलब ऑफकोर्स ये नहीं है कि हम क्लास 11th को नज़रअंदाज कर देंगे, क्योंकि क्लास 11th के टॉपिक्स ही जो है या सब्जेक्ट जो कंसेप्ट ही हैं वही कई बार यूज़ होते हैं क्लास 12th के सब्जेक्ट्स के अंदर भी। तो इसलिए हमें क्लास 11 पर तो ध्यान देना ही है, लेकिन अगर आपकी क्लास 11 थोड़ी कमज़ोर भी है तो ये आपके लिए थोड़ी डांडस की बात हो सकती है कि चलो कोई बात नहीं, जब मेजर पोर्शन तो क्लास 12 से ही पूछा जा रहा है। लेकिन अगर आप आगे जा रहे हैं और जेईई अभी आपको और देना है तो इसमें मैं एक बार फिर आपसे ये कहूँगा कि अगर यही ट्रेंड रहता है तो 2 बातों का ध्यान रखना है। एक, जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि सारे के सारे फॉर्मूले अच्छे से पढ़ के जाएं और अच्छे से रिवाइज करके जाएं, उनकी एप्लीकेशन देख के जाएं, ताकि आपको ये पता चले। भले आप उनका डेरिवेशन ना देखें, बट एटलीस्ट बेसिक फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। कोई भी चीज़ अनटच छोड़ के ना जाए। देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि अगर आपको फॉर्मूला ही पता होगा तब उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और दूसरी जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम इस बात को समझ लें कि कहीं उसकी कैलकुलेशन बहुत लेंदी तो नहीं होने वाली है, और आप चाहें तो उसको रिव्यू लेटर के लिए छोड़ सकते हैं और या अटेम्प्ट लेटर के लिए छोड़ सकते हैं, और पहले जो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो रहे हैं उनको सॉल्व करें, और फिर सेकेंड अटेम्प्ट में आप अब जो लेंदी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हैं या जो टिपिकल क्वेश्चन है जो कंसेप्ट अगर आपको नहीं क्लियर है तो उन चैप्टर्स को, उन क्वेश्चंस को बाद में अटेम्प्ट करें। तो ये था आज तक के लिए। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बता दीजिएगा कि आपके फिजिक्स के सेशन में कितने मार्क्स आए। हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ 6 अप्रैल का मॉर्निंग शिफ्ट का जेईई मेंस का मेमोरी बेस्ड पेपर एनालिसिस। इसमें हम बात करते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट की। तो केमिस्ट्री के अंदर देखो हमारे पास जो टोटल क्वेश्चन का डेटा है वो 22 क्वेश्चंस है, राइट। मेमोरी बेस्ड में बेटा जरूरी नहीं कि 25 का ही मिल पाए, तो इस बार 22 क्वेश्चन के हिसाब से बात करें तो 11th के पार्ट से 32 एंड 12th के पार्ट से 56 जो हमारे पास डेटा है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद में 11th से 8 एंड
12th से जो है 14 क्वेश्चन थे। उसके बाद में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से 2 क्वेश्चन, हमेशा ही थर्मोडायनेमिक्स से ज़्यादा मिलते हैं क्वेश्चन, 2 भी मिल जाते हैं, 3 भी मिल जाते हैं, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, थर्मोडायनेमिक्स 1, थर्मोडायनेमिक्स 2 और थर्मोकेमिस्ट्री। तो इस बार एंट्रोपी से जो मिक्स्ड क्वेश्चन एंट्रोपी से आया था, मोलर हीट कैपेसिटी से क्वेश्चन आया था। उसके बाद में कोऑर्डिनेशन से बच्चों हमेशा ही सवाल आते हैं। अब की बार टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग से क्वेश्चन आए थे, दोनों ही क्वेश्चन टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग के ऊपर थे, राइट। एक में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी पूछा था टेट्राहेड्रल के अंदर, टेट्राहेड्रल के अंदर पेयरिंग नहीं होती है, ये बात अगर आपको पता होती तो आपका क्वेश्चन 100% वो सही ही होता। उसके बाद में जैसे टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग के अंदर ई नीचे आता है, T2 ऊपर आता है, तो उसमें ऑर्डर पूछा था। एक्चुअली जो T2 ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपके नॉन एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं, और ई जो होते हैं वो एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं। तो एक्सियल और नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स का एनर्जी स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा था, तो ये हम बता सकते थे क्योंकि ई नीचे आता है तो एक्सियल ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद बात करें आगे, बायोमोलिक्यूल से 2 सवाल थे। अब की बार जो हार्मोन्स हैं उनसे भी सवाल देखने को मिल रहे हैं, तो हार्मोन्स जरूर पढ़ के जाएं आप। और बायोमोलिक्यूल के अंदर जो अमीनो एसिड्स हैं उनके रेस्पेक्टिव टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है। कौन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन शो करेगा, कौन कार्बाइलमाइन टेस्ट शो करेगा, तो जो उनके स्ट्रक्चर है वो पता होते तो आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाते, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड से 2 क्वेश्चन, एरोमेटिक से अच्छे सवाल थे, बढ़िया थे, डूएबल थे मतलब। उसके बाद में केमिकल बॉन्डिंग से इजी क्वेश्चन था, केमिकल बॉन्डिंग से आसानी से किया जा सकता था। उसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ा चैप्टर वाइज। तो इनऑर्गेनिक से अभी 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं अपने को, हो सकता है बाकी जो क्वेश्चन का डेटा है वो मिसिंग है, तो मतलब हो सकता है इनऑर्गेनिक से ही वो क्वेश्चन हो जो मिसिंग है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग से 1, कोऑर्डिनेशन से 2, इस तरीके से अपन देख सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, ऑर्गेनिक की बात करते हैं। जीओसी से 1 क्वेश्चन था, IUPAC से 1 क्वेश्चन था। इस बार मैं आपको खास बात बताता हूँ, IUPAC और आइसोमेरिज्म को कंबाइन करके एक सवाल पूछा था, बढ़िया सवाल था। उसमें लाइक स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 लिखी हुई थी। स्टेटमेंट 1 में लिखा हुआ था कि ये जो 2 कंपाउंड से दे आर मेटामर्स, तो उनके IUPAC नेम लिखे हुए थे, राइट। और सेकंड जो स्टेटमेंट थी उसमें लिखा हुआ था दिस पर्टिकुलर कंपाउंड 2,2 6,6 टेट्राइथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन विल शो टोटोमेरिज्म। तो टोटोमेरिज्म को भी मिक्स किया किसके साथ में, IUPAC के साथ में। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म का यूज करते हुए एक बढ़िया सवाल पूछा गया, तो अच्छा सवाल था, इजी था, डुएबल था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आगे, हाइड्रोकार्बन से 1 क्वेश्चन, कार्बोनिल से 1 क्वेश्चन, एसिड एंड डेरिवेटिव से 1 क्वेश्चन, एरोमेटिक से भी क्वेश्चन थे। उसके बाद में बायोमोलिक्यूल चैप्टर से भी क्वेश्चन थे, और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन हमें देखने को मिले, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर अगर अपन देखें तो एटॉमिक से क्वेश्चन था, मॉल कॉन्सेप्ट से था, केमिकल इक्विलिब्रियम, लिक्विड सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स से था, थर्मो से 2 क्वेश्चन थे टोटल, और अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन था, राइट। IOC से टोटल 5, क्योंकि अभी क्वेश्चन रिमेनिंग बचे हुए हैं, तो हो सकता है IOC से और ज़्यादा क्वेश्चन हो। ऑर्गेनिक से 8 और फिजिकल केमिस्ट्री से 9, राइट। 9 + 8 17, तो मेरे ख्याल से रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो इनऑर्गेनिक से होंगे, तो 7 या 8 क्वेश्चन जो है वो इनऑर्गेनिक से होंगे, ठीक है। तो आज का जो पेपर है केमिस्ट्री की टर्म्स में मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री का अच्छा पेपर मुझे लगा अभी तक की जो शिफ्ट हुई है। ऑर्गेनिक थोड़ी सी टफर साइड पे लगी, फिजिकल का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा था, और इनऑर्गेनिक जो है वो इजी टू मॉडरेट थी, ठीक है। इनऑर्गेनिक वाज इजी टू मॉडरेट, ऑर्गेनिक में अच्छे सवाल पूछे हुए, तो जरूर आप इसको सॉल्व करके जाए पेपर को। अपकमिंग पेपर्स में आपकी बड़ी हेल्प होगी बच्चों। आप डिटेल्ड पेपर सॉल्यूशन भी हमारे चैनल पे देख सकते हैं, LNJE पे, वहाँ पे भी आप जाके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और ln.in वेबसाइट पे भी हम विद सॉल्यूशन ये पेपर अपलोड करते हैं, तो वहाँ से भी डाउनलोड करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एनालिसिस ऑफ JEE मेन 2026 6 अप्रैल शिफ्ट 1 मेमोरी बेस्ड पेपर का। अगर मैथ्स की मैं बात करूं तो कैलकुलस से 36% पूछा गया था। इसमें कैलकुलस में अगर आप देखेंगे तो कैलकुलस में एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था जो कि प्रॉपर्टी बेस्ड था, एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल था, एक एरिया अंडर दी कर्व का सवाल था, मतलब जो आते हैं अपने पास जनरली, और एक जो है ITF का क्वेश्चन था जिसमें डोमेन पूछी गई थी, साइन इनवर्स ऑफ समथिंग। तो ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चंस थे। और एलजेब्रा की अगर मैं बात करूं तो एलजेब्रा में अगर मैं बात करूं तो एक बाइनोमियल थ्योरम का सवाल था, PNC का सवाल था। PNC में जो सवाल था वो जनरली अलग टाइप का सवाल होता है। इस बार जो पूछा गया था सेलेक्ट करके अरेंज करने वाला क्वेश्चन था, तो वो डिफरेंट क्वेश्चन था। और प्रोबेबिलिटी से जो सवाल था वो आसान था बच्चों। सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन जनरली इस सेशन में इजी आ रहे हैं, इतने टफ नहीं आ रहे हैं, तो आप सीक्वेंस एंड सीरीज का फियर नहीं रखिएगा, उसके सवाल आपसे बन जाएंगे। और नेक्स्ट अपने पास आता है बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके 12% थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अगर मैं बात करूं तो एक सवाल था जिसमें हाइपरबोला एलिप्स का जो इसेंट्रिसिटी है उसको क्वाड्रेटिक के साथ, लोकेशन ऑफ रूट के साथ मिक्स करके पूछा गया था, तो वो क्वेश्चन मेरे को ठीक लगा, मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन था। और बाकी एक इसेंट्रिसिटी और लेटस रेक्टम का जो बेसिक क्वेश्चन आता है वो तो था ही। और उसके बाद में अपने पास था वेक्टर एंड 3D। वेक्टर एंड 3D के ऑलमोस्ट
वही 4 क्वेश्चन और उसी टाइप के 4 क्वेश्चन थे। उसके बाद में अपने पास बचता है ट्रिग्नोमेट्री का एक सवाल था। तो एलजेब्रा 9 क्वेश्चंस, कैलकुलस 9 क्वेश्चंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3 क्वेश्चंस एंड वेक्टर एंड 3D 3 क्वेश्चंस एंड ट्रिग्नोमेट्री 1 क्वेश्चन। तो ये टोटल अपने पास क्वेश्चंस थे बच्चों। और अगर मैं 11th और 12th की बात करूं तो 11th के क्वेश्चंस में 11th में पूछा गया था अपने पास 40%, क्लास 12 से 60% और क्लास 12th के 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, क्लास 11th के 10 क्वेश्चंस। ओवरऑल पेपर वाज मॉडरेट टू लेंदी, मतलब मॉडरेट तो था ही, उसके साथ अपन बोल सकते हैं कि कुछ कुछ क्वेश्चन में जो है लेंदी कैलकुलेशंस हो रही थी, बट लेंदी कम था, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चंस थे लेंदी। ओके, सो आई होप आपका जो नेक्स्ट आने वाला पेपर है वो बहुत अच्छे से होगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।